इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में गोल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है? गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास एंड डेटा हैज प्रूव, पास्ट डेटा हम अगर देखते हैं तो डेटा हैज ऑल्सो प्रूव इट्स अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास, अनहेज्ड, आपके पोर्टफोलियो को एक अलग फ्लेवर देता है एंड जिसके कारण आप ओवरऑल रिटर्न्स आप इंप्रूव कर पाते हो। क्या फुल फॉर्म है आपके हिसाब से SIP की? SIP इज ऑल्सो इक्वल टू सर्व इच्छा पूर्ति। ओके, कि आपकी जितनी इच्छा है, छोटी से छोटी इच्छा है या बड़ी से बड़ी इच्छा है, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली इच्छा है या कार लेने की इच्छा है, घर लेने की इच्छा है या एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, हर इच्छा के लिए आप एक सर्व इच्छा पूर्ति SIP स्टार्ट करें। आपने MF दीदी, MF दोस्त इस तरह की कुछ शुरुआत की है। डिस्ट्रीब्यूशन तो एक चीज़ है, बट फीमेल्स डिस्ट्रीब्यूटर एक नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फीमेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाना चाहते हो, उसके लिए लेट मी टेल यू, आपको फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक फीमेल का जो एक गोल प्लानिंग क्या होना चाहिए, नीड क्या है, हम खुल के बात ना विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन वी हैव अ लाइक माइंडेड फीमेल विद अस। कोई ऐसी बुक आपने पढ़ी हो जो आपको लगता हो कि आपने पढ़ा और इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया? म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा मिथ आपको लगता है जो इमीडिएटली खत्म हो जाना चाहिए? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स, उन्हें कौन सी एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक बेहद ही खास शख्सियत से, जो कि रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली फीमेल फाउंडर हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। उनसे जब भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बातें करने का मन करता है। पर आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं उनसे, और वो हैं द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की फाउंडर एंड CEO मिस मधु लूनावत। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। और बहुत खुशी की बात है कि जैसा मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री में हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग एक इंडस्ट्री है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर और कई जगह पर अब बहुत अच्छी पहचान बनाई है। फीमेल एंटरप्रेन्योर ने बात करें या फिर दूसरे किसी भी क्षेत्र में, बट फिर भी खुशी होती है कि पहली बार ऐसी शख्सियत जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है, उनसे मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अगर हम बात करें असेट साइज की तो करीब 81 लाख करोड़ से ज़्यादा का असेट यहाँ पर हो गया है। बिल्कुल। अगर हम बात करें SIP बुक की तो वो भी 30,000 करोड़ के आसपास SIP बुक पहुँच गई है। तो हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। इस ग्रोथ के पीछे क्या ड्राइवर है और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया सवाल है पंकज जी। तो पहले तो बात करते हैं साइज़ की। हम बात करें, आप देखिए लेस देन 6% पेनिट्रेशन है। इसको तो 10 टाइम्स जाना है, कंसिडरिंग जो बाकी बड़े बड़े देशों में जो हम नंबर्स देखते हैं। तो इंडिया में दिस नंबर विल गो मोर देन 60% वेरी सून। जो काम सेबी ने, एमफी ने और बाकी जो हमारे जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो काम किया है फॉर पेनिट्रेशन, तो दैट इज़ वर्किंग। उसका रिजल्ट एक्चुअली अभी देखने को मिला एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस स्टेज ऑफ द मार्केट पे हमारी जैसे EMCs आ रही है, वो आप फर्दर पेनिट्रेटिंग इट डीपर। क्योंकि आपने हमारा भी फोकस देखा होगा, हमारा मैक्सिमम फोकस बियॉन्ड 30 टाउन्स एंड बियॉन्ड में हमारा ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके कैसे हम पेनिट्रेट करें, कैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएं, कैसे हम सच ब्यूटीफुल प्रोडक्ट को घर घर पहुँचाएँ। तो मेरा मानना है ये 10x आराम से ये ग्रोथ हो सकता है, और पेनिट्रेशन अभी कुछ भी नहीं है। सो बिग ब्लू ओशन अवेटिंग ऑल ऑफ अस। अच्छा मैडम, आपने एक बात कही कि आपका फोकस भी है कि जो बियॉन्ड 30 सिटीज़ हैं, या फिर हम ये कहें सिंपल भाषा में कि जो मेट्रोज़ को छोड़ के या Tier 1 सिटी को छोड़ के Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में लोगों का ध्यान अभी जा रहा है। तो अगर ये बिज़नेस जो है वो छोटे शहरों में बढ़ना चाहिए,
लोगों ने निवेश वहाँ पर करना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है आज की तारीख में, जिस तरह से फंड हाउसेस कम्युनिकेट करते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि चाहे वो शहर बड़े हों, वहाँ के निवेशक हों, या छोटे शहरों के निवेशक हों, एक ही तरह की स्ट्रेटजी सबके लिए काम आ सकती है? एक ही तरह की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल काम नहीं आ सकती। वी हैव टू बिहेव लाइक हॉर्सेस, अच्छा। भांति भांति डिफरेंट होने चाहिए। और सेकंड, आप देखिए लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। सी भले ही हम देखें आज मोर देन 87% पेनिट्रेशन, डिजिटल पेनिट्रेशन है हमारे यहाँ पे, बट पेनिट्रेशन इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल नॉलेज। जस्ट हैविंग अ मोबाइल और उस पर आपको सब चीज़ें दिख जाती है, दैट डजंट मीन यू हैव द नॉलेज टू इन्वेस्ट, राइट। उसके लिए आपको लोकल नॉलेज में कम्युनिकेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सो उसके अराउंड हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम अगर जब जाते हैं, जैसे गुवाहाटी में जाती हूँ, तो वहाँ अगर मैं एसमीज में कम्युनिकेट करूँ तो वो कनेक्ट अलग बनता है। देखिए यहाँ पैसों की बात हो रही है, यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे हम 1-2 साल की तो बात करते ही नहीं है, हम 10, 15, 20 साल की कंपाउंडिंग की बात करते हैं। तो अगर आपको वो ट्रस्ट उतने सालों के लिए लेना है तो उनके उनके शूज़ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो लोकल कम्युनिकेशन, हैविंग अ लोकल ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज हम बॉम्बे वाले तो महीने में कितनी बार चले जाएंगे, राइट। तो वहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, ही हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद द हेल्प ऑफ AMCs। अच्छा, आपने बात की डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और हमेशा कहते भी हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, और आप काफ़ी फोकस्ड हैं। आपने MF दीदी, MF दोस्त, इस तरह की कुछ शुरुआत की है, तो ये आपको क्यों ऐसा लगा, और किस तरह से आपके मन में आया कि ये MF दीदी, MF दोस्त जैसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, तो वो भी ज़रा बताइए। देखिए, बीइंग अ फीमेल, मुझे जैसे हम बहुत आंकड़े हमेशा देखते हैं, एंड इंडिया फर्स्ट हमारा हमेशा वो रहता है, हर स्लोगन रहता है हमारा। बट हमने ये देखा कि हम चाहे इकोनॉमी ग्रोथ की बात करो, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करो, डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करो, UPI की बात करो, यंगेस्ट इकोनॉमी की बात करो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करो, ये सब एक तरफ है। बट पंकज जी, जब तक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ेगा नहीं, तब तक ऑल दिस इज अ फेलियर। The moment your female labor force participation बढ़ जाता है, this will further fuel everything. That's the only thing we are lagging behind. और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा से आई हैव बीन थिंकिंग थ्रू, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं कि मैं क्या कर पाऊँ, नथिंग वॉज इन माई एम्बिट। तो जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर किया और जब मैंने समझा इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को, माई गॉड, आई वॉज तो स्वेट कि इतना पावरफुल बिजनेस जहाँ आपको ट्रेल इनकम मिलती है, एंट्री बैरियर इज सो लो, फीमेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इनकम मिलती है, आप आत्मनिर्भर बनते हो, एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग, ऐसा कौन सा दूसरा बिजनेस है। दैट वाज द रीज़न, मुझे लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन तो एक चीज़ है, बट फीमेल्स डिस्ट्रीब्यूटर एक नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फीमेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाना चाहते हो, उसके लिए लेट मी टेल यू, आपको फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक फीमेल का जो एक गोल प्लानिंग क्या होना चाहिए, नीड क्या है, हम खुल के बात ना विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन वी हैव अ लाइक माइंडेड फीमेल विद अस, राइट। सो एक तो उस नंबर को बढ़ाने के लिए, एंड सेकेंडली फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देने के लिए, ये MF दीदी का कॉन्सेप्ट हमने कंसीव किया। नए कॉन्सेप्ट कंसीव आप करती हैं, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, और इसी में अभी हाल ही में SIP को लेकर भी आपने एक नया टर्म इजाद किया है। आई से यू हैव कॉइंड अ न्यू टर्म। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम सब जानते हैं, बट आपने इसे नया नाम दे दिया है, तो आप ही बताइए ये कैसे आपके मन में आया। मतलब मैं कहूँ इससे अच्छा आप ही बताइए कि वो क्या फुल फॉर्म है आपके हिसाब से SIP की, और ये कैसे आपके मन में आया। फिर हम बात करेंगे कि सच में ये कैसे सही बैठता है। तो एक एक करके, पहली बात, कैसे आपके मन में आया कि ये नाम होना चाहिए। सी अगेन, मैं जैसे मैंने बताया, मैं B30 Tier 3 Tier 4 Tier 5 में ज़्यादा काम करती हूँ, तो वहाँ पे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताने में ना जोर बहुत लग रहा था। तो हमने सोचा कोई तो यार हिंदी वर्ड होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, और ऐसा वर्ड भी होना चाहिए जो आपके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करे। बराबर, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप वो उनके दिल में घुस नहीं पाओगे। सो दैट्स वेयर हमने कॉइन किया कि SIP इज ऑल्सो इक्वल टू सर्व इच्छा पूर्ति। कि आपकी जितनी इच्छा है, छोटी से छोटी इच्छा है या बड़ी से बड़ी इच्छा है, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली इच्छा है या कार लेने की इच्छा है, घर लेने की इच्छा है, या एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, हर इच्छा के लिए आप एक सर्व इच्छा पूर्ति SIP स्टार्ट करें। तो ये तो ठीक है,
कि सर्व इच्छा पूर्ति चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, उसके लिए SIP की जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड करना है तो उसके लिए बस ये है कि फंड अलग होना चाहिए, है ना। तो फंड अलग रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप डेट करेंगे। तो हम इक्विटी डेट की बात कर रहे हैं, बात गोल्ड की भी करते हैं, है ना। और आपका गोल्ड ETF का NFO भी अभी आ रहा है। शायद ये जब तक वीडियो पब्लिश हो ये शायद आ भी जाए। तो एनीवे मुझे बताइए कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में गोल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैं एक साथ ही सवाल कह देता हूँ तो आप बता देना मुझे। दूसरी बात, गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है? फिर हम बात करेंगे, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मैं समझ सकता हूँ कि गोल्ड से आपको भी प्यार होगा, बहुत प्रेम है ना, बहुत प्रेम है। तो फिर, और हम इंडियंस को वैसे देखा जाए तो मतलब हर एक के घर में थोड़ा गोल्ड मिल ही जाता है, बट बीइंग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ज़्यादा रहेगा। तो उस पर भी आप मुझे बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे निवेश करना चाहिए। तो एक एक करके मैंने सवाल एक साथ पूछ लिए, बट आप उसके पार्ट में आंसर दे दीजिए। पंकज जी, हम हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। तो एसेट एलोकेशन में आपके हर तरह के एसेट्स होने चाहिए। बिल्कुल। और हमने लास्ट 20 ईयर्स का अगर आप डेटा देखेंगे, हमने देखा है गोल्ड हैज़ आउट बीटन इक्विटी एंड डेट ऑल्सो, राइट। नंबर 1। नंबर 2, गोल्ड इज़ अ परफेक्ट, जो कोरिलेशन बिटवीन एसेट्स होता है, राइट, वो पॉजिटिव नहीं है बिटवीन गोल्ड एंड इक्विटी। तो जिस साल इक्विटी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, गोल्ड ने, दिस इज द रिसेंट ईयर हमने देखा गोल्ड हैज गिवन बेस्ट रिटर्न्स कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसा एसेट है जो नॉन कोरिलेटेड है विद अदर एसेट्स, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू वांट टू, आपके जो एसेट एलोकेशन जब आप करते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा मानना है कि किसी भी पोर्टफोलियो में 30% के आसपास तो मल्टी एसेट होना चाहिए। ओके, राइट। ज्वेलरी वेलरी की बात नहीं करते, दैट्स उसके सेपरेट बताती हूँ मैं, ज्वेलरी कहाँ, उसका रोल कहाँ पे आता है। तो कमिंग टू गोल्ड, गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास एंड डेटा हैज प्रूव, पास्ट डेटा हम अगर देखते हैं तो डेटा हैज ऑल्सो प्रूव इट्स अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास, अनहेज्ड, आपके पोर्टफोलियो को एक अलग फ्लेवर देता है एंड जिसके कारण आप ओवरऑल रिटर्न्स आप इम्प्रूव कर पाते हो। चौथी चीज़, बिकॉज ये नॉन कोरिलेशन होते हैं इसके रिटर्न्स कंपेयर टू इक्विटी एंड अदर क्लासेस, आपका इसमें वोलेटिलिटी कम हो जाती है। आप देखिए ट्रू टू लेबल जो मल्टी एसेट है उनकी वोलेटिलिटी इक्विटी से हाफ से कम है। तो उससे अच्छा क्या चाहिए आप, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर इन इक्विटी मार्केट बट आपको वोलेटिलिटी से डर है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए जहाँ पे आपकी इक्विटी से वोलेटिलिटी हाफ हो जाती है बट द सेम टाइम आपको रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। सो दिस इज़ वाई वी बिलीव गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास इन योर पोर्टफोलियो। सेकेंड, कमिंग टू, देखो जब 50,000 भी गोल्ड था तभी भी हमें एक्सपेंसिव लगता था, अब तो आपको और एक्सपेंसिव लगेगा। बट लेट मी टेल यू, जो भी 5-6 फैक्टर्स हमने सब लिस्ट डाउन किए हुए हैं, जो 5-6 फैक्टर्स हम देखते हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग जो हो रही है या डी-डॉलराइजेशन की जो हम तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उन सब चीज़ों को देखते हुए, वॉर की सिचुएशंस को देखते हुए, हमें लगता है गोल्ड प्राइजेस इट विल इम्प्रूव ओनली फ्रॉम हियर नाउ। सो वी आर स्टिल वेरी बुलिश ऑन दिस एसेट क्लास। पर फिर भी अगर हम बात करें कि प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आप कहेंगे कि स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? See, according to me, staggered is always better. Okay. Always. Data तो also people says, averaging yeah, आपको data मिल also says जाती that है। staggered is always better. बट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अच्छा, आप बताने वाली थी कि ज्वेलरी क्यों नहीं या फिर फिजिकल गोल्ड नहीं, उसके बजाय गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF एक बेहतर चॉइस हो सकती है, तो आप बताइए। देखिए, एक बूढ़े पत्तों संग गई वृक्ष की पहचान, पहले क्या होता था, हम हमारे पेरेंट्स जैसे दादा दादी के साथ हम लोग रहते थे, सो उनकी जो पूर्वजों की जो माइंडसेट है उनका, या उनका जो एक्यूमेन है, वो आज के दिन में बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिलीज, बिकॉज ऑफ हम लोग जो अर्बनाइजेशन हम हो चुके हैं, वो लूज होता जा रहा है। हमने क्या किया, हमने वो एक पकड़ लिया कि गोल्ड इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड इज़ अ कल्चरल दिस थिंग, तो हमें गोल्ड तो लेना है। बट हम ये भूल चुके हैं कि गोल्ड पहले दादाजी कैसे लेते थे, दादा दादी जो कैसे लेते थे। पहली बात, वो प्योर गोल्ड लेते थे। आप नोटिस कीजिए, 24-22 कैरेट गोल्ड लेते थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 14 कैरेट तक हम पहुंच गए। तो महंगा हो गया ना, तो क्या करें। नहीं, बट सेकंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि जो हम हमेशा एक जो आप शादी में पहनते हो सेरेमोनियल ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं वो अलग होती थी, बट जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो होती थी दैट वुड हैव बीन कॉइन्स और बार्स. ज्वेलरी वाज नेवर एन इन्वेस्टमेंट, राइट? कंजम्पशन. सो ज्वेलरी हमें अब हमको ये समझना जरूरी सी हम वी आर मोर एजुकेटेड देन आवर पेरेंट्स, बट लेट मी टेल यू इन टर्म्स ऑफ एक्यूमेन ऑफ फाइनेंशियल एक्यूमेन वी आर नोवेयर. उनको उस टाइम पे बड़ी अक्ल थी कि हमको ज्वेलरी किस तरह की लेनी चाहिए. प्लेन सिंपल ज्वेलरी वो लोग लेते थे, नॉट मेकिंग चार्जेस, ज़्यादा मेकिंग चार्जेस वाली ज्वेलरी कभी नहीं लेते थे. सो हमें वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स. आपको ज्वेलरी लेनी है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप लीजिए, बट आप उसको लग्जरी आइटम ट्रीट कीजिए. आप उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट ना करें. अगर आपको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है तो प्लीज़ गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें या मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करें. मतलब गोल्ड में फाइनेंशियल असेट, नॉट फिजिकल असेट. किसी ने ना मुझे कहा कभी कि मैं तो ज्वेलरी बाई करती हूँ, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाता है प्लस साथ में अपना ज्वेलरी हो जाती है. तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मकसद से करते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट किया है और ये पैसा बढ़ेगा, फिर जो मेरा गोल है अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करना है किसी गोल को अचीव करने के लिए. बट ज्वेलरी में क्या होता है, अगर डिजाइन पुराना हो गया तो फिर आप जाते हो थोड़ा और पैसा खर्च कर नया डिजाइन बाई कर लेते हो. अगर वो अगर टूट भी गया तो अगली बार जब जाओगे ना, वो चेन अगर पहली बार 2 तोले की थी, थोड़ा और डाल के 3 तोले की चेन लेके आओगे, तो वो तो मतलब फिर कंज्यूम ही हो रहा है ना, कंजम्पशन ही है. जब तक मजबूरी ना हो शायद ही कोई ज्वेलरी को बेचेगा नहीं, वो तो बैड ओमेन बोला जाता है. हाँ बिल्कुल. तो इसलिए ज्वेलरी तो मजबूरी, मतलब आपका गलत समय होगा तब कोई बेचेगा. तो ज्वेलरी में आप पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो जिसको आप कभी किसी मकसद के लिए यूज नहीं करोगे. हमें सबको वो बाय नाउ मूवी देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है आई थिंक. बट ये जिस तरह की मार्केटिंग गिमिक से हमको बेचा जाता है, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है हमारा. हम सोशल स्टेटस की तरह दिखावा ज़्यादा हो रहा है आजकल. हमें ये समझाया जाता है कि हर डिज़ाइन इज़ बेसिकली आपके पास होनी चाहिए, वो अदरवाइज हु आर यू. बट दैट हैज़ टू स्टॉप. अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएट करनी है ना पंकज जी, सो वी ऑल हैव टू स्टॉप ऑल दैट हैबिट्स. अच्छा मैडम, तो बात बताइए कि ये तो बात हुई खैर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन, बट क्योंकि आप फाउंडर हैं, CEO हैं, तो जिम्मेदारी भी बहुत है आपके ऊपर. 2 सवाल हैं. पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर. मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि किसी भी बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बिल्कुल. किसी भी फाउंडर के लिए, बिजनेस के लिए. तो आप इसे कैसे देखती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं आप इसको? देखिए इसमें ना इम्पोर्टेंस की आई वुड से बात ही नहीं है. दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन. बिना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई भी कॉर्पोरेट बियॉन्ड अ लेवल जा ही नहीं सकता. और आपने देखोगे द वे वी हैव ब्यूटीफुली मेड आवर टीम, चाहे हमारा ट्रस्टी बोर्ड आप देखिए, वी हैव 4 IAS ऑफिसर्स ऑन आवर बोर्ड. चाहे आप हमारा AMC बोर्ड देखिए, आई एम द ओनली शेयर होल्डर डायरेक्टर देयर, बाकी सारे इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट वैरायटी फील्ड से हमने डायरेक्टर्स लिए हैं. या हमारी टीम देखेंगे आप, so I have deeply invested into people who have more than 20-25 years of experience into mutual fund industry. So आपने corporate governance तो वो तो default है, वो तो करना ही है. Thankfully हम अपनी इंडस्ट्री में, AMC इंडस्ट्री में सेबी खुद इतना अंदर घुसे हुए हैं. They ensure that आपका all these compliances हो, processes हो, corporate governance हो, board हो, everything is SOPs हो, or everything is sorted. So thankfully we are into the industry. Otherwise also जो हमारी जो बाकी भी entities हैं, हम देखिए वी आर अ बूटस्ट्रैप एंटिटी. हमने आज तो कोई पैसा रेज किया नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट बोर्ड रखना. बट वी हैड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस लास्ट 10 years नाउ. हमें कंपनी फॉर्म किए हुए 12 साल ही हुआ है अभी, बट लास्ट 9-10 साल से हमारे बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं. एंड आई वुड से अगर मुझे कोई पूछे कि मधु एक रीज़न वाज द वन रीज़न फॉर योर एजिलिटी, वाज द वन रीज़न कि आप इतनी जल्दी ग्रो कर पाए, आई वुड से ओनली द इंडिपेंडेंट बोर्ड इज़ द वन रीज़न विच कीप्स मी ऑन माई टोज. हमारे हर महीने रिव्यूज़ होते हैं. तो एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन भी जरूरत है, बट आप कह रही हैं कि पर्सनली भी यू बिलीव इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अगर आपको एक लीगेसी क्रिएट करनी है, अगर आपको कुछ पीछे छोड़ के जाना है, सो आई बिलीव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना इट्स नॉन नेगोशिएबल, बहुत ज़रूरी है. तो इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल और भी है, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन. मुझे लगता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट. मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो किसी भी इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है ही, बट यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है इन्वेस्टर्स का, और वो भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. मतलब 20 साल बाद के हम बात करते हैं कि इतना पैसा बनेगा, रिटायरमेंट के लिए होगा, जो हमने देखा नहीं है. तो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसको द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड में
आप किस तरह से देखती हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, मैं पर्सनली आई ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। मैं हमेशा सोचती हूँ पहले तो मुझे करना चाहिए, फिर मैं दूसरों को ज्ञान दूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सो आप देखोगे इन द फाउंडर सर्कल आई वुड बी द ओनली फाउंडर, ये मेरा मानना है, दैट जिसका खुद का डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो ही जीरो है। सो मेरा जो हर महीने का डिस्क्लोजर जो है ना पंकज जी, वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड, बट मेरा आई एम द ओनली वन जिसका डिस्क्लोजर नील जाता है। सो आई वर्क विद दैट डिसिप्लिन, दैट ट्रांसपेरेंसी एंड दैट क्लैरिटी कि व्हाट एम आई हियर फॉर। मैं यहाँ पे लोगों का वेल्थ क्रिएट करने के लिए हूँ, ना कि खुद बैठ के बाई सेल करती रहूँ। करेक्ट, बिकॉज जब आप वो करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग में आप फंसोगे, विच वी हैव सीन इन द पास्ट। सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैव डन दिस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है मैंने डे वन पे किया, आई हैड माई ओन शेयर ऑफ लर्निंग्स, हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं। तो वो जब समझ में आया कि ट्रस्ट, दिस इज़ अ गेम ऑफ ट्रस्ट, दिस इज़ अ गेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ अ गेम ऑफ प्योर कम्युनिकेशन। जब हमको ये समझा लास्ट ईयर, तो दैट्स द डे व्हेन वी सोल्ड एवरीथिंग। मैंने मेरा पोर्टफोलियो पूरा ख़त्म किया, मतलब नहीं, नो लॉन्गर इनटू दिस। एंड दिस इंडस्ट्री इज सो ब्यूटीफुल। जब आप लोगों से मिलते हो, जब उनका वेल्थ क्रिएट करते हो, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हो, हाउ वी आर इम्पैक्टिंग लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बिल्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स वेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, ट्रस्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल एट आवर प्लेस। तो मतलब इन्वेस्टर्स के साथ में जो कम्युनिकेशन है, आपकी फैक्ट शीट होगी या आपकी वेबसाइट या जिस तरह से भी आप कम्युनिकेट करेंगी, तो उसमें आप इंश्योर करेंगी कि ट्रांसपेरेंसी है, सिंपल लैंग्वेज है, उनको जो बातें हैं वो मतलब कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इस तरह से कुछ अपने फ्रेमवर्क तैयार किया होगा। बिल्कुल फ्रेमवर्क है। थैंकफुली हमारी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें हमारे रेगुलेटर कर चुका है, बहुत चीज़ें दे हैव टेकन ग्रेट केयर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि किसी भी फंड हाउस की बात करें, बट फिर भी पर्सनल एक चॉइस भी होती है कि हाँ मुझे इस तरह काम करना है। जैसे हमने बात की MF दीदी और MF दोस्त की, तो ये इनिशिएटिव्स आपने लिए, तो मुझे लगता है कि एक होता है ना कि टोटल शेयर में से मुझे कितना शेयर चाहिए, बट नया मार्केट बनाना है और AUM बढ़ाना है, नेटवर्क को बढ़ाना है। एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एंटरप्रेन्योर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अपना कंट्री एंटरप्रेन्योर से बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो एंटरप्रेन्योर नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये काम। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सोच है आपकी। आपने काफ़ी कुछ बताया, मतलब इंडस्ट्री के बारे में भी, एसेट एलोकेशन, गोल्ड की इम्पोर्टेंस। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके पर्सनल, कुछ पर्सनल सवाल होंगे आपसे, और जिसे मैं कहूँगा कि बहुत बोरिंग रहती हूँ मैं हमेशा। चलिए देखते हैं कितना बोरिंग होता है या इंटरेस्टिंग होता है। तो रैपिड फायर राउंड कह सकते हैं जी। तो पहला सवाल ये है कि सुबह उठने के बाद में पहली चीज क्या, चाय, कॉफी या फिर मार्केट अपडेट्स? दोनों ही नहीं। अच्छा। मैं पहले मिरर देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, रिसाइट करती हूँ। मेरे कुछ अफर्मेशंस हैं, 5-6 अफर्मेशंस मैं रिसाइट करती हूँ वो। उसके बाद आई ड्रिंक हॉट वाटर, आई डोंट ड्रिंक टी कॉफी इन द मॉर्निंग। ओके। कोई ऐसी बुक आपने पढ़ी हो जो आपको लगता हो कि आपने पढ़ा और इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ओके। व्हेन आई वाज फाउंडिंग पैंटोमैथ, उस टाइम मैंने ये बुक पढ़ी थी। उससे पहले बट मुझे बताऊँ जहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, व्हेन आई रेड द बुक सीक्रेट, और उसकी मूवी मैंने कई बार 100 बार देख चुकी हूँ मैं। अच्छा, वो सबको देखनी चाहिए। ओके। इन्वेस्टमेंट में आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर ऐसी कौन सी गलती करते हैं अक्सर, है ना, जो उनके वेल्थ क्रिएशन में बाधा बन जाती है? ऐसी कोई मिस्टेक आपको लगता है? नॉइज। हम सब सराउंडेड बाय नॉइज है। एनवायरनमेंट सैनिटाइज करना चाहिए, किसी का नहीं सुनना चाहिए। आपके पास जो पैसा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए, ही विल प्लान द बेस्ट। उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों के लिए वो कर रहा है। तो क्यों खुद होशियारीगिरी करने का? उधर जाइए और आप शांति से। मेरा मानना है हम इतने पैसे वाले नहीं हैं आज के दिन में, करेक्ट। हमारे पास जल्दी पैसा आ गया है, ऑफ लेट लास्ट 5 ईयर्स में बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, बट मेरा फिर भी ये मानना है हर एक को पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। ओके। ना कि वो 1% के पीछे, डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे पड़ जाते हैं वो लोग, वो नहीं करना चाहिए। नाइस। अच्छा, दूसरी बात पूछता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में या स्पेशली बात करें म्यूचुअल फंड में, कोई ऐसा मिथ आपको लगता है जो इमीडिएटली खत्म हो जाना चाहिए? आई डोंट लाइक थीमेटिक्स। अच्छा, थीमेटिक में आई डोंट लाइक देम समहाउ, बिकॉज द साइकिल इतनी छोटी हो गई है। आप 2-3 साल का प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड जैसी इंडस्ट्री में कैसे दे सकते हो यार? जब आप बोलते हो 15 साल, 20 साल, और वी हैव सीन, जब आप रीसेंट परफॉर्मेंस चेस करते हो, वी हैव सीन, फिर यार गालियाँ हम सबको ही खानी पड़ती है। तो आप ज़्यादा करके डाइवर्सिफाइड फंड्स, हम थीमेटिक्स, वी आर वेरी अगेंस्ट थीमेटिक्स। हालांकि मतलब टेक्निकल एलोकेशन हो सकता है पोर्टफोलियो में। सीजन इन्वेस्टर हैं जिनको बहुत समझ है, वो थोड़ा बहुत
investment हाँ, जो pieces? सीजनड है उनके लिए करें। मैं भारत की बात करती हूँ हमेशा, तो भारत के लिए तो थीमेटिक्स आर नॉट। ओके। अच्छा, आप जब ट्रैवल करती हैं, कभी रोड ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, तो किस तरह के सॉन्ग्स या फिर प्लेलिस्ट किस तरह की होती है? क्लासिकल सॉन्ग्स या फिर अपने नए जमाने के सॉन्ग्स? नहीं, मैं थोड़े या पुराने किस्म की हूँ, तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सारे सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं। ओके। और अगर खाने की बात करें तो फिर किस तरह का खाना आपको ज़्यादा पसंद है? मतलब वो इंडियन फूड या फिर कॉन्टिनेंटल? मुझे देखिए पानी पूरी, भेल पूरी और ओह माय गॉड, तो मुंह में पानी आ रहा है मेरे। बट उसके अलावा आई लव चाइनीज़ फूड एज वेल। ऑथेंटिक चाइनीज़ पसंद है मुझे। ओके। बट अदरवाइज अपने जो लोकल डेलिकेसीज है ना पंकज जी, हम भूल चुके हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया, वो लिट्टी चोखा ले लो, या हमारे में दाल बाटी चूरमा होता है, या वो गोल गप्पे हो गए हैं, बहुत मेरे को बहुत पसंद है ये सब। ओके। अच्छा, ट्रैवल डेस्टिनेशन अगर आपको वैकेशन जाना होता है तो कौन सा ऐसा फेवरेट डेस्टिनेशन, वो चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड हो, जो आपको लगता है कि वहाँ बार बार जाया जा सकता है? ऑनेस्टली आई नहीं, मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी। मैं जैसे जब भी मैं बर्थडे पे कभी जाती हूँ तो मेरी टीम के साथ ही जाती हूँ। लास्ट टाइम हम लोग फुकेत गए थे। मुझे जनरली बीच डेस्टिनेशन ज़्यादा पसंद है। मैं अभी फुकेट से आया हूँ, लास्ट अच्छा। वीक ही कराबी एंड फुकेट गया था। बट ऐसा होता है ना कई बार कि एक बार तो चलो जाके आएंगे, बट कोई डेस्टिनेशन ऐसा कभी कि मैं बता रही हूँ, जैसे मैं एक बार मैं इटली भी गई थी, जब नई हम लोग मैं एडलॉइज में काम कर रही थी, तब की बात है मैं। बट मैं 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं टिक पाती हूँ। मैं बहुत होमसिक हूँ। इंडिया से बहुत मुझे प्यार है, बहुत अपने घर से बहुत बहुत प्यार है। बहुत ज़्यादा। ओह वंडरफुल। ओके। एक लास्ट सवाल और होगा आपसे मेरा। आपने ये तो बताया कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, बट आज इन्वेस्टर्स को अगर कोई बुक पढ़नी हो तो आप क्या सलाह देंगी? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स, उन्हें कौन सी एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए? आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी जा सकती है, बिकॉज आज भी वो प्रॉब्लम्स बहुत हम, बिकॉज ह्यूमन नेचर इशू विच जो हमें बार बार पढ़नी चाहिए। दैट इज़ वन, पढ़ सकते हैं हम। दूसरा मुझे वो जो बर्कशायर के जो लेटर टू शेयर होल्डर्स है, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उससे काफ़ी चीज़ें मैंने खुद सीखी है और इम्प्लीमेंट भी की है। तो ओल्ड विजडम जो है ना, वही पढ़ना चाहिए। बहुत है उतना। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए, सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत सरल भाषा में विस्तार से एक्सप्लेन किया, समय निकाला। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू। तो आज हमने मधु मैडम से बात की और मुझे उम्मीद है चर्चा बहुत ही अच्छी रही। आपको सभी चीज़ें जो बातें हमने की यहाँ पर पसंद आई होंगी। आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।